नमस्कार, विज्ञान जगत के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी, खास करके हमारे कंप्यूटर्स और हमारे स्मार्टफोन्स ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जहां हमारी फिजिकल आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट आज हमारी ऑनलाइन आइडेंटिटी की भी है। कल जो काम हम खुद से जाकर किया करते थे, आज वो सारे काम हम बैठे बिठाए हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स की सहायता से कर लेते हैं। फिर चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, बैंकिंग का कुछ काम हो, हमारी एंटरटेनमेंट हो, यहाँ तक कि मेडिकल एडवाइस तक ऑनलाइन ली जा रही है। अब जैसे जैसे ये ऑनलाइन सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, साथ साथ इनसे जुड़े खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ये खतरे क्या हैं, साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, इस सब से कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार आए हुए हैं। डॉक्टर प्रदीप, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। और आपसे बातचीत करने से पहले सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन जो हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स के लिए ज़रूरी है कि साइबर सिक्योरिटी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्या, कहाँ से शुरू हुई, कैसे ये आइडिया इमर्ज हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ने लगी? साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइबर क्या है। बिल्कुल। साइबर वर्ल्ड, कनेक्टेड वर्ल्ड। बेसिकली 1960 में कंप्यूटर जनरली यूज़ होना शुरू हुआ। उस टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते थे जी। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। रीज़न था कि अभी वो कनेक्टेड वर्ल्ड में नहीं था, वो सिर्फ एक ही एजेंसी के पास था, स्टैंड अलोन सिस्टम था। अब अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, साइबर सिक्योरिटी के केस में हमारे पास 3 चीज़ें साइबर पे होनी ज़रूरी हैं। उसको हम बोलते हैं CIA ट्रायड। C बताता है कॉन्फिडेंशियलिटी, I बताता है इंटीग्रिटी और A बताता है अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है आपका जो भी डेटा किसी भी कंप्यूटर पे है, इंटरनेट पे है, वो आप जिसके लिए देना चाहते हैं, जिसके लिए वो बना है, सिर्फ उसी को विजिबल हो, दूसरे को विजिबल ना हो। इंटीग्रिटी का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली वही रहे, वो बदले ना, दैट इज इंटीग्रिटी। और तीसरी चीज़ अवेलेबिलिटी है, जो इन्फॉर्मेशन जिस टाइम पे हमें देखनी है वो अवेलेबल रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि CIA को अटैकर किस तरीके से टारगेट करते हैं जी। CIA को टारगेट करने के लिए सबसे पहले, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया, कि कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज़ वो ब्रीच करना चाहते हैं अटैकर कॉन्फिडेंशियलिटी को। दैट इज़ आपका कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, पर्सनल हो सकता है या किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, तो उसको ब्रीच करना मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना। इंटीग्रिटी मतलब आपका जो डेटा था उसमें कुछ चेंजेस कर देना। पर्सनल डेटा की बात नहीं है, आप मान सकते हैं किसी वेबसाइट पे अटैक करके उसमें अपना कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया, इंटीग्रिटी को डाउटफुल बना दिया। तीसरा है अवेलेबिलिटी। आपने कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी, स्पेशली इवन CBSE की भी अगर हम वेबसाइट की बात करें, तो जब रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स आने के कुछ मिनटों तक आप रिजल्ट आसानी से नहीं देख सकते, वो बिजी आती हैं। बिल्कुल। क्या होता है, उस टाइम कोई उस पर अटैक नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर रिजल्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। अटैकर भी इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, CBSE में नहीं करते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बेसिकली दे अटैक द सिस्टम। वो अटैक करके क्या करना चाह रहे हैं, ब्लॉक करना चाह रहे हैं कि आप अपने सिस्टम को यूज़ ना कर पाएँ। एक एल्गोरिथम चलाया उन्होंने, वो बार बार चलता रहेगा और आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो यूज़ कर पा रहा है। तो ये बेसिकली CIA ट्रायड होता है, जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि सपोज कोई अटैक हमारे सिस्टम पे हो गया जी, इसका बचाव किस तरीके से किया जाए, सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कह सकता हूँ, अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, तो मोबाइल अगर चोरी होता है तो उस केस में आपके लिए शायद हार्डवेयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन अगर आपका एप्पल का भी मोबाइल है तब भी शायद आप इतना चिंतित नहीं होंगे, लेकिन आप डेटा के लिए एक्चुअल में चिंतित होंगे। आपकी मेल उसमें लॉग्ड इन है, आपका बैंकिंग डिटेल्स उसमें लॉग्ड इन है। बहुत सारे लोग तो उसमें नोट भी करके रखते हैं, रिमाइंडर्स में नोट कर लिया, तो वो बहुत आसान होता है ओपन करना। तो ये सारी समस्याएं होती हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं। ओके।
तो हम एक बात जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक टर्म आजकल बहुत ध्यान में आती है, हैकिंग जी। तो एक लेमन लैंग्वेज में हैकिंग असल में है क्या? बेसिकली अगर हम हैकिंग की बात करें, हैकिंग का मतलब है अगेन सारा कुछ डेटा से ही रिलेट करता है। तो आपका डेटा कोई तीसरा पर्सन जो ऑथोराइज नहीं है वो आपका डेटा चुराना चाहता है। जैसे कंप्यूटर साइंस में हम एक बात करते हैं, एक अटैक होता है, अटैक कहलाता है मैन इन द मिडल। मैं आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, आप मुझसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बट बीच में एक तीसरा पर्सन आके हमारी बात सुन लेता है। तो इसको बोलते हैं मैन इन द मिडल अटैक। उसने क्या किया, मैं डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, बट बीच में वो पर्सन आया, उसने मेरी बात को सुना और बदल दिया अपने हिसाब से, और आप तक वो बात पहुंची। एक्चुअल में मेरी बात नहीं पहुंची आप तक, एक्चुअल में उसकी बात पहुंची। ऐसे ही आपने रिवर्ट में कुछ जवाब दिया, मेरे पास भी जो जवाब आया वो एक्चुअल आपका नहीं आया, रादर उस पर्सन का आया। ये एक अटैक है, मैन इन द मिडल अटैक। ओके, तो जैसे हम बात कर रहे थे हैकिंग, ये बेसिकली हैक कर लिया उसने हमारे सिस्टम को। अब अगर हम बात करें, हैकर्स बेसिकली 3 टाइप के रहते हैं। एक कहलाते हैं वाइट हैट हैकर्स, दूसरे कहलाते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, और तीसरे कहलाते हैं ग्रे हैट हैकर्स। अगर हम बात करें वाइट हैट हैकर्स की, तो जैसा इनका नाम बता रहा है हमें, वाइट, दैट मीन्स जो एथिकल है। सपोज हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, दूरदर्शन केंद्र हो गया, मेरे केस में मेरा विश्वविद्यालय हो गया, तो उन दोनों केसेस में अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है, मेरे जो डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, सब सिक्योर रहें, तो उस केस में मुझे एक हैकर को हायर करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं हैकर को क्यों हायर करूंगा? इसका जवाब बहुत आसान है, दैट इज़ एक हैकर ही बता सकता है कि मेरे सिस्टम में कहाँ कहाँ पे कमी है। एक्चुअली जैसे नॉर्मल रियल लाइफ में भी हम बात करते हैं, अगर चोर पुलिस का खेल हो रहा है तो चोर ज़्यादा जानता है कि वो चोरी किस किस तरीके से करता है। तो पुलिस बहुत बार ऐसा करती है, जो भी मतलब बड़े सीनियर लोग हैं वो चोर की टर्म्स में सोचने की कोशिश करते हैं कि चोर इस टाइप की गलती कर सकता है या यहाँ पे हो सकता है। तो अगर इस बारे में सोचेगा, बिल्कुल एथिकल हैकर का भी यही काम है कि वो इस तरीके से सोचेगा कि चोरी कहाँ कहाँ पे हो सकती है, वल्नरेबिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, वो आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा, आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर लेंगे। इसलिए हमें इस टाइप के पर्सन को हायर करने की जरूरत है। ऑल्दो हैकर है बट वो ज़रूरी है जी। ओके, सेकेंड टाइप का जो हैकर होता है दैट इज़ ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट अगेन नाम से विदित है, ब्लैक मीन्स उसकी इंटेंशन मेलाफाइड है जी। तो उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ है आपके डेटा को चोरी करना, फाइनेंशियल टर्म्स में भी वो मॉनिटरी बेनिफिट भी चाहता है। ओके, बहुत सारे वायरसेस हैं हमारे पास, बहुत सारे डे बाय डे न्यूज़ आती रहती हैं। किसी के पास फ़ोन आया कि अपना OTP बता दीजिए, आपका KYC कंप्लीट नहीं है, आप अपनी डिटेल बता दीजिए। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों ने और आपने भी जमतारा एक मूवी आई थी, वो देखी होगी। तो उसके अंदर बेसिकली वो क्या करते हैं, बिल्कुल ATM के बाहर खड़े होते हैं कि अगर पुलिस पकड़ भी ले तो पैसा तुरंत निकाल लें। वो फ़ोन करेंगे, OTP आपसे मांगा, उसके बाद इमीडिएट बैंक से पैसा निकाला। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मूवी है, ये सच्ची घटना है। बिहार में एक जगह है जमतारा, तो वहाँ पे ऐसा होता था, तो वो ऐसा कहा गया है। का एक एग्जाम्पल है, इस तरह से ये चीज़ें की जा सकती हैं। बिल्कुल। तीसरे टाइप के हैकर जो हमारे रहते हैं वो ग्रे हैट हैकर्स रहते हैं। ग्रे हैट जो इन दोनों के बीच के हैं। एक्चुअली एथिकल हैकर क्या करते हैं? एथिकल हैकर तो विद प्रायर परमिशन दे आर हायर्ड, लेकिन जो ग्रे हैट हैकर होते हैं वो हायर्ड नहीं होते, वो आपके डेटा को हैक करेंगे बट मेलाफाइड इंटेंशन के साथ हैक नहीं करेंगे। उनका पर्पज़ क्या है? उनका सिर्फ इतना ही पर्पज़ रहता है कि वो रिकॉग्निशन चाहते हैं। वो आपको मेल भेज देंगे कि आपके सिस्टम में यहाँ पे अटैक हो सकता है। मतलब आपको उन्होंने बता दिया, आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर लीजिए। तो मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, बट वो रिकॉग्निशन चाहेंगे या बदले में ये चाहेंगे कि आप उनको ही हायर कर लें ताकि वो उस वल्नरेबिलिटी को रिमूव कर सकें। नथिंग नेगेटिव बट है हैकिंग ही इलीगल है वो भी। लीगल सिर्फ एथिकल हैकिंग है, बाकी दोनों इलीगल हैं।
ब्लैक हैट तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो तो इलीगल है। लीगलिटी की बात भी हम करेंगे, पर एक टर्म होती है साइबर हाइजीन जो हमने शुरू में इस्तेमाल की, जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी है। तो साइबर हाइजीन भी इट साउंड्स लाइक हमारी फिजिकल हाइजीन, तो साइबर हाइजीन क्या है? इस बारे में मैं चाहूँगा कि टीचर्स, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, उनको आगे आना चाहिए जी। दरअसल CBSE इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रही है। CBSE आजकल कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती है, उनका नाम होता है CBP, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स। ओके। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी होते हैं और जनरल भी होते हैं। उसमें एक टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। ओके। एक्चुअली क्योंकि मैं उसका रिसोर्स पर्सन हूँ तो इसलिए मुझे पता है। तो उसमें उनको सिखाया जाता है टीचर्स को कि साइबर सिक्योरिटी में अवेयर आपको किस तरीके से होना है, किस टाइप के थ्रेट्स हैं। अब उसका पर्पज़ ये नहीं है कि सिर्फ टीचर को ही सिखाना है, पर्पज़ ये है कि पहले टीचर्स को बताया जाता है, फिर फर्दर वो स्टूडेंट्स को बताएंगे। उसके अंदर वो जो आपका CBP है, उसके अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बताते हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं, किस तरीके से उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अगर बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाएगा, जैसे बचपन से पेरेंट्स सिखाते हैं कि हाथ किस तरीके से धोने हैं, कोविड ने हमें बहुत सिखाया, इसी तरीके से अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी वाला कोविड है। आजकल डेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप डेटा लॉस को सहन नहीं कर सकते, तो इसलिए साइबर हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। प्रश्न आता है साइबर हाइजीन में क्या कर सकते हैं जी। तो अगर हम साइबर हाइजीन की बात करें, सबसे आसान काम है जो नॉर्मली हर कोई पर्सन यूज़ करता है, वो है पासवर्ड। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें समझना चाहिए कि हमें पासवर्ड क्या रखना चाहिए, क्या नहीं। जनरली जो माना जाता है, पासवर्ड में नाम नहीं होना चाहिए, खुद का नाम नहीं होना चाहिए। आपकी गाड़ी का नंबर तो ये चेक भी लगा होता है, अगर आप नाम से बना दें तो एक्सेप्ट वो मैच करता है नाम। ओके, अगर नाम मैच हो जाता है तो दे डोंट एक्सेप्ट। दूसरी चीज़, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए जी। तीसरी चीज़, कुछ ऐसा भी करते हैं कि मे बी डिक्शनरी वर्ड नहीं होना चाहिए, प्रेफरेबली डिक्शनरी वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैकर जो होते हैं वो अटैक किस किस चीज़ पे करते हैं। सबसे पहले आपका नाम देखेंगे, आपका कास्ट देख लेंगे, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ से ट्राई करेंगे, उसके बाद डिक्शनरी वर्ड को ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर डिक्शनरी वर्ड नहीं है तो उसको गेस करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए डिक्शनरी वर्ड नहीं होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे जैसे बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स तो क्या करते हैं, बैंक्स या बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसा करती हैं, नॉर्मली 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड मांगती हैं वो, जिसमें वो कहते हैं कि कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। ओके, सो अब प्रश्न ये आता है कि 8 कैरेक्टर का ही क्यों बोलते हैं, 2 का क्यों नहीं बोलते, 20 का क्यों नहीं बोलते। तो इसका उत्तर ये है कि अगर वो मान लिया उसको हम 8 की बजाय 6 कर देते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि 6 करते हैं तो इतनी देर में पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की हेल्प से। और अगर 20 कर देते हैं तो एक्चुअली उसको याद करना भी मुश्किल हो जाएगा और उसको मेंटेन करना भी मुश्किल। तो एक चीज़ तो पासवर्ड हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साइबर हाइजीन में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आजकल हर कोई यूज़ करता है। मान लिया मुझे इंटरनेशनल विजिट करना है, एक पर्सन ऐसा है जो डेली इंटरनेशनल विजिट करता है, एक पर्सन है कभी इंटरनेशनल विजिट नहीं करता, बट दोनों के कार्ड में वैसे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, बट समहाउ उन्होंने क्या किया, ऑन कर लिया। किस ट्रांजैक्शन को ऑन कर लिया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि आपकी डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की सेटिंग्स क्या हैं। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आप लिमिट लगा सकते हैं कि 5,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन एक बार ना हो। अगर आपका कार्ड चोरी हो गया या डेटा लीक भी हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5,000 रुपए का ही नुकसान होगा। ये आपको ये चेक्स आपको करने चाहिए, दे आर पार्ट ऑफ हाइजीन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा भी एक हमारी साइबर हाइजीन में एक चीज़ और भी आती है, जो हमारी एक मैसेजेस आते हैं जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, क्या कुकीज़ एक्सेप्ट करने के लिए, तो उनको भी चेक करना चाहिए, उनको भी जी। जनरली हम करते नहीं हैं, बस उसको टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इससे पहले हमें कुकीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है जी। अगर हम कुकीज़ की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सारी कुकीज़ ख़राब होती हैं जी। दोनों टाइप की कुकीज़ होती हैं, अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं जी। अगर हम बात करें अच्छी कुकीज़ की, पहले बात करते हैं, पहले अच्छाई की बात करनी चाहिए। अच्छी कुकी की अगर हम बात करें तो
जैसे हम वेबसाइट किसी कंप्यूटर पे खोल रहे हैं, तो उस वेबसाइट में जनरली क्या होता है कि चेंजेस कम होते हैं नॉर्मल वेबसाइट्स में, मे बी साल में 2 बार 5 बार 10 बार ऐसा ही होगा। आपने एक वेबसाइट ओपन की, उसने आपसे पूछा कि कुकीज़ क्या मैं डाउनलोड कर दूं। मान लेते हैं मैंने कह दिया हाँ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं उस वेबसाइट को खोलूँगा तो अगर वो पहली बार में 1 मिनट ले रही थी तो नेक्स्ट टाइम में हो सकता है 1 सेकेंड में खुल जाए। कारण है कुकीज़। कुकीज़ ने क्या किया, वो जो मैटर था उसको पता था कोई चेंज नहीं है, वो चेक करेगा कि क्या कोई मैटर चेंज हुआ है, नहीं हुआ तो एज इट इज़ वो वाली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपके लोकल सिस्टम पे जो बिल्कुल कम टाइम लगेगा उसमें। तो ये तो अच्छी बात हो गई। अब अगर ख़राब बात करें, अगर उसमें कोई हैकर इन्वॉल्व है तो इन दैट केस क्या हो सकता है कि वो उस कुकी के अंदर एक वायरस डाल सकता है जो आपके डेटा को रीड करेगा। आपने पासवर्ड डाला, रीड हो जाएगा। आपने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, वो भी रीड हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपको पता है कि ये वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट है और ये इनकी कुकीज़ जो हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में काम नहीं करेंगी, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कुकीज़ बिल्कुल मत करें। तो अनऑथराइज्ड साइट से आप बच के कुकीज़ इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने अनऑथराइज्ड साइट्स की बात की, तो जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके अंदर टॉप पे एक टर्म होती है कंप्यूटर साइंस में URL, उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ऊपर लिखा होता है HTTPS, उसके बाद डबल/ और आगे कुछ एड्रेस होता है। कुछ वेबसाइट में होता है HTTP: एंड आगे कुछ एड्रेस होता है। ये भी फ़र्क जानने की ज़रूरत है कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है। S बताता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है, और HTTP बताता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, एक सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है वेबसाइट को। सर्टिफिकेट का नाम होता है SSL, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। सिक्योरिटी की कुछ लेयर्स होती हैं, उसमें से एक लेयर का नाम है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर। तो वो सर्टिफिकेट अगर हम परचेज कर लेंगे और वो अपनी वेबसाइट में डाल देंगे तो वो सिक्योर कर देगा हमारी वेबसाइट को, और HTTPS में ये तो बहुत ही आसान चीज़ है देखना कि अगर किसी को बहुत टेक्निकल अवेयरनेस नहीं है तो ये एक चीज़ देखी जा सकती है कि आप जिस साइट को यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं है। बहुत आसानी से वो पढ़ा जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगली बात पे आते हैं। हम बात कर रहे थे लीगलाइजेशन की। गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही है हमारी डेटा प्रिवेसी पे, साइबर सिक्योरिटी पे, और ऐसे में एक एक्ट है DPDP एक्ट, तो वो क्या है, किस तरह से काम करता है? जी, DPDP बताने से पहले भारत के संदर्भ में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। भारत में 1980s और 90s में कंप्यूटर की जनरली शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में भारत में बैंकिंग में और थोड़ा सा कॉमर्शलाइजेशन में कंप्यूटर यूज़ हुए, और सिक्योरिटी पे जो भारत का फोकस था वो बैंक्स पे और कॉमर्स ट्रेडिंग पे ही था। बाद में हम सब जानते ही हैं कि भारत का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे BPOs भी भारत में काम करते हैं, कॉल सेंटर्स हैं, और ये सारे के सारे IT से रिलेट करते हैं। सब में बहुत सारा डेटा इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही वाले सेक्टर्स थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनके ऊपर फोकस रखा। बट 2000 तक फोकस तो था, बट कोई भी लीगल ऐसा कोई लॉ नहीं था जिसके बेस पे साइबर एक्टिविटी को रोका जा सके, साइबर मॉनिटर किया जा सके और साइबर नेग्लिजेंस को किसी तरीके से पिनलाइज किया जा सके। सो 2000 में एक एक्ट आया, IT एक्ट 2000। उसमें बहुत सारे लॉज बने। फिर उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ 2008 में। उसके बाद 2013 में एक एक्ट आया, साइबर प्रोटेक्शन एक्ट। आगे चलते गए तो 2023 में मैं सीधा आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ। 23 में DPDP एक्ट आया, डिजिटल पर्सनलाइज्ड प्रोटेक्शन एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन। सो इस एक्ट के अंदर क्या है? इस एक्ट के अंदर ये है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, 2 टाइप के पर्सन हैं यहाँ पे। एक जिसका डेटा है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन उसका डेटा ले रही है। जो ऑर्गेनाइजेशन उसका डेटा ले रही है दैट इज़ डेटा फिड्यूशियरी, जिसका डेटा लिया जा रहा है दैट इज़ डेटा प्रिंसिपल। तो अगर
आप मेरा डेटा ले रहे हैं तो आपको मेरा डेटा लेने से पहले बताना पड़ेगा कि आप इस डेटा को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। जैसे मैं विश्वविद्यालय में काम करता हूँ, हमारे विश्वविद्यालय में हम एडमिशन के लिए बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो हमने आपका डेटा लिया, आपका नाम लिया, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिया, आपके सर्टिफिकेट्स लिए, इसका पर्पज़ हम इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चे की मर्जी है कि वो डेटा दे या ना दे, या फिर वो कह सकता है कि सिर्फ एडमिशन पर्पज़ के लिए आप मेरा डेटा को यूज़ कर सकते हैं, और कोई पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फिर से मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लिखवा लिया और परमानेंट वो डेटा आपका हो गया, बिल्कुल नहीं है। ये मेरी मर्जी है कि मैं कब तक आपको डेटा देना चाहता हूँ, कब तक नहीं देना चाहता, या आप उसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सपोज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा को ले लिया एंड मेरे को नहीं बताया कि मेरा डेटा कहाँ पे यूज़ किया, तो इसके लिए जो प्रावधान है, दंड के प्रावधान हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है इसमें। इन एडिशन टू दैट पेनल्टी जो हैं वो काफ़ी हार्श हैं, 250 करोड़ तक की पेनल्टी भी हो सकती है। तो ये इतना बड़ा है। इसका कारण यही है कि आज की डेट में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है। अगर आपका फिंगरप्रिंट किसी को मिल जाए, डेटाबेस में स्टोर है आपका फिंगरप्रिंट, आधार के डेटाबेस में स्टोर है, किसी ने किसी भी तरीके से चुरा लिया या मिसयूज कर लिया, तो मेरे ख्याल से आपका सब कुछ चोरी किया जा ये सकता पर्सनल जो आपका डेटा है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट है। अभी मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जी, श्योर। पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो गया है, बट अभी इसमें अवेयरनेस की कमी है। तो हमें चाहिए कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को हम पढ़ें, डीपीडीपी को सारे पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ी हुई एक और टर्म है आइडेंटिटी थेफ्ट, जो आजकल बहुत सामने आती है। क्या है आइडेंटिटी थेफ्ट और किस तरह से इसे हैंडल किया जाता है? जैसा आपने बताया, आइडेंटिटी थेफ्ट जी, आपकी पहचान चुरा लेना बेसिकली। पहचान किस तरीके से चुराई जा सकती है? आजकल बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, स्पेशली फेसबुक पे आते हैं, कि आपसे कोई पैसे की डिमांड कर रहा है, आपका कोई नोन है, बट एक्चुअल में क्या हुआ है उसके साथ कि उसका फेसबुक अकाउंट किसी ने चोरी कर लिया। इसी तरीके से व्हाट्सएप पे भी आ सकते हैं आपके पास इस टाइप के मैसेजेस। इसका मतलब है उसने कभी ना कभी कुछ या तो ओटीपी बताया होगा या कुछ ऐसी कहीं पे ओपन अपना व्हाट्सएप छोड़ दिया होगा, इसी तरीके से फेसबुक अकाउंट कहीं पे ओपन छोड़ दिया होगा, या किसी के साथ पासवर्ड शेयर किया होगा। सो इस टाइप की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट हैक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम फिज़िकली दूसरी चीज़ों की बात करें, जैसे आधार कार्ड हम देते हैं, तो आधार में अब गवर्नमेंट ने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। एक तो आधार जो प्लेन आपका निकलता है आपके पास है, एक होता है मास्क्ड आधार, एक होता है वर्चुअल आधार। हाँ जी। तो हमें कहीं भी अगर आधार देना है तो प्रेफरेबली हमें अपना पूरा आधार नहीं देना चाहिए, हमें आइदर मास्क्ड आधार दीजिए या वर्चुअल आधार दीजिए। उससे क्या होगा, उससे वो पूरा आपका डेटा नहीं जाता, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट और पहले क्रॉस आ जाता है। सो वो अलाउड है। तो अगर आप ये नहीं देंगे तो कोई आपका इस आधार का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उसकी इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर करते हैं तो अगेन ये प्रॉब्लम की बात है। बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करके कोई भी आपकी आइडेंटिटी चुरा सकता है। ऐसा हो सकता है आप अपना सिबिल स्कोर चेक करें। मेरे ख्याल से दर्शकों को सिबिल स्कोर के बारे में पता होगा। सिबिल स्कोर बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने कहीं से लोन लेना है तो बेसिकली सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, उसके बेस पे ये डिसाइड होता है कि क्या आपको लोन देना है कि नहीं देना। जी, आपकी फाइनेंशियल बेसिकली आइडेंटिटी चेक होगी। तो सिबिल स्कोर अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको फिर पता लगेगा आपने यहाँ भी लोन ले रखा है, यहाँ भी एक्चुअल में आपने लिया ही नहीं, ये आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई। जी। ऐसी ही एक इंटरनेशनली टर्म सामने आ रही है आजकल, डेटा लोकलाइजेशन की। जी। तो डेटा लोकलाइजेशन क्या है और गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेप्स ले रही है, इंडिया की बात करें तो? जी, जैसा आपने नाम बताया डेटा लोकलाइजेशन, हम ये चाहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है, रादर मुझे कहना चाहिए हर देश की गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो भी डेटा उनके देश में क्रिएट हो रहा है वो उसी में रहे, दूसरे देश में ना जाए। इसका कारण बड़ा सिंपल सा है। कारण ये है, अगर कोई डेटा मेरा विदेश में जा रहा है,
एक्चुअली इंटरनेट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बिल्कुल, बट देश की बाउंड्रीज हैं। डेटा की भी एज सच कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की कोई बाउंड्री नहीं है, दैट्स वाई इसलिए इस डेटा की भी कोई बाउंड्रीज नहीं है। बिल्कुल सर। तो इस केस में हमें क्या करना है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो भी डेटा क्रिएट हो रहा है वो हमारे देश में ही रहे, दूसरे देश में ना जाए। एक्चुअली आजकल जो डेटा स्टोर होता है वो क्लाउड पे होता है जी। तो क्लाउड, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, अमेजन है या व्हाट्सएप है, तो गवर्नमेंट का क्या मानना है कि अगर इनका डेटा यूएस में जाके स्टोर हो रहा है और अगर कोई भी अटैकर या कुछ भी ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, तो हमारे पास कोई जगह नहीं है कि जहाँ से हम डेटा को रिट्रीव कर पाएँ। हमें अमेरिकन गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ हमें ये डेटा दे दीजिए, हमारा उनके साथ कोई अलायंस होना चाहिए सो दैट कि भाई हम वो डेटा ले पाएँ। सो अगर हमारा डेटा इंडिया में ही होगा तो इंडियन गवर्नमेंट के रूल उसके ऊपर अप्लाई होंगे, तो वो बेटर होगा। इसलिए डेटा लोकलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली जो DPDP एक्ट है जी। उसके अंदर भी डेटा लोकलाइजेशन के ऊपर काफ़ी फोकस है। अगर कोई कंपनी ग्लोबल डेटा को मेंटेन करती है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के लिए, उसके लिए भी दंड का प्रावधान पनिशेबल है। बिल्कुल। जी जी, ओके। तो एक और टर्म सर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो VPN करके हम आजकल, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें चल रही हैं, तो एक VPN नेटवर्क सामने आता है, वो क्या है और किस तरह से काम करता है? जी, जैसा आपने बताया VPN, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जी। नाम से पता लगता है वर्चुअल है, जो एक्चुअल नेटवर्क नहीं है, वर्चुअल है। जी। सपोज हम जैसे मैं अपने बेटी का एग्जांपल देता हूँ, वो हैदराबाद में पढ़ती है, बट अगर उसको घर से कुछ करना है बट नेटवर्क वो हैदराबाद का यूज़ करना चाह रही है, तो उसके लिए उसको VPN इंस्टॉल करना पड़ेगा। VPN में क्या होता है, कंप्यूटर में एक टर्म होती है IP एड्रेस। IP एक्चुअली एक प्रोटोकॉल होता है, रूल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको। तो IP का जो एड्रेस होता है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन पर्सन किस नेटवर्क पे काम कर रहा है। जी जी जी। डिवाइस के लिए वैसे हमारे पास MAC एड्रेस होता है, हाँ जी। नेटवर्क के लिए हमारे पास IP एड्रेस होता है। ओके। तो जब VPN यूज़ करते हैं, VPN के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि हम कहीं से भी किसी दूसरे नेटवर्क में जाके काम कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। नुकसान ये है, अगर कोई अटैकर है तो वो उस केस में क्या कर सकता है, वो अपना IP बदल सकता है VPN के थ्रू। तो उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं VPN के साथ। तो हर चीज़ के प्रोज भी होते हैं और कन्स भी होते हैं, ऐसे ही VPN के भी साथ भी यही चीज़। जी, तो बेसिकली हेल्प इसकी यही है कि आप कहीं से भी बैठ के कहीं के भी नेटवर्क को एक्सेस करके उसके अंदर काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम ये इतना जो बढ़ता हुआ ऑनलाइन यूजेज है और उसके साथ बढ़ते हुए थ्रेट्स हैं, तो डॉक्टर साहब आपके पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम बात करें तो क्या एक ज़रूरी आज का ये ज़रूरी होना चाहिए कि हमारा एक सेपरेट साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होना चाहिए, और किस तरह से इन चीज़ों को चैनलाइज करना चाहिए? जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा। जी। बहुत सारे कंट्रीज़ में इस तरह के डिपार्टमेंट ऑलरेडी बन चुके हैं, मिनिस्ट्रीज़ क्रिएट की जा चुकी हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करती हैं। अभी अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में 2 डिपार्टमेंट हैं जो इसके ऊपर फोकस करते हैं। एक है MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ऑटोमेशन। दूसरा डिपार्टमेंट है MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये दोनों इसके ऊपर फोकस करते हैं। बट क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है तो वो मल्टीपल चीज़ों पे, उनको बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना है। ऐसे ही MITI है, उनको भी बहुत सारी चीज़ों पे अपना फोकस बना के रखना होता है। तो अगर हम एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाएंगे जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करेगा, तो ये हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ रहेगा। पूरा फोकस साइबर सिक्योरिटी पे होगा। हम सभी अपने देशवासियों को अवेयर करवा पाएंगे और ज़रूरी रिसर्चेस भी फोकस तरीके से हो पाए। अभी जो एजेंसीज़ की अगर मैं बात करूं तो एक एजेंसी है जो बहुत ज़्यादा काम करती है इसमें। एजेंसी का नाम है CERT-IN। बेसिकली ये एजेंसी क्या करती है, कोई भी इंसिडेंस होती है, कोई अटैक हुआ, मान लेते हैं कि दूरदर्शन केंद्र पे कोई अटैक हुआ, तो डायरेक्टली उनकी मेल आ जाएगी कि आपके यहाँ पे ये अटैक हुआ है, साइबर अटैक। जी। अगर आपके प्रीमाइस में कोई भी
कोई Virus अनवांटेड या- कोई वीडियो चलाता जी, है जो जी, कि नहीं देखनी चाहिए उसको, अगेन आपके पास मेल आ जाएगी कि ये इस आईपी पे देखा गया है तो आप इसको रोकिए। ओके। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो जी, इसलिए बिल्कुल आपने बड़ा Mandatory सही है कहा कि कि मिनिस्ट्री एक अलग से होनी डेडिकेटेड चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना मिनिस्ट्री होनी चाहिए। चाहिए। उम्मीद करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर से जुड़ी हुई बातों को हम अपने व्यूअर्स तक ठीक से पहुंचा पाए होंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से और बहुत समझ आने वाली लैंग्वेज में हर चीज़ को हमें समझाने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनका ध्यान रख के हम साइबर सिक्योरिटी में अपनी खुद की मदद कर सकते हैं, जैसे HTTPS की हमने बात की। सो बेसिकली प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप अपना डिवाइस को यूज़ करते टाइम, इंटरनेट पे काम करते टाइम थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रख लें तो बहुत सारे मिसयूज से बचा जा सकता है। आज बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में हमारी हेल्प करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दोबारा हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। फ़िलहाल समय इजाज़त और नहीं दे रहा है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।